गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अपन क्लास 11th का कैनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी लेक्चर 4 है ग्राफ का। किसका? ग्राफ का। बहुत सारे JEE मेंस में स्पेशली प्रॉब्लम्स आते हैं बेस्ड ऑन दी ग्राफ। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो जा कर के चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरा एक कोर्स जो है आपको JEE मेंस और नीट का जो है प्रॉपर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे अपन ग्राफ के बारे में आज पढ़ेंगे। बेसिक ग्राफ क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप जानते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? आप ये जानते हो कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ कर्व। जो भी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बोलते हैं सी इज द इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्सिस या इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हो सकता है पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो। सपोज ये एक इक्वेशन है ऐसे, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर यहाँ पे एंगल आपके पास 45 डिग्री है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू m की वैल्यू क्या? m इक्वल टू टेन थीटा होता है, m इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा की जगह पे 45, तो ये वैल्यू कितना? टेन ऑफ 45, ये बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा भाई। अब टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब m इक्वल टू 1। और क्या इंटरसेप्ट y एक्सिस पे है? कुछ नहीं ना, पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट 0 है। तो y पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राफ x का ग्राफ है। सपोज यही सेम चीज़ अगर ऐसे होता, ये मान लो कि सेम चीज़ ऐसे होता, दिस इज पैरेलल टू दी, सपोज दिस इज पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। मान लो कि यहाँ पे इंटरसेप्ट होता, ये 3 इंटरसेप्ट होता। अगर 3 इंटरसेप्ट होता और एंगल अभी भी 45 डिग्री है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होता, क्योंकि टेन ऑफ 45 की वैल्यू क्या होती? 1 होती। तब इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रेड वाले का क्या लिखते भाई? लिखता सर इसका y इक्वल टू m बराबर टेन थीटा, m की वैल्यू क्या है? 1 है सर। तो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितना? 3। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती? x प्लस 3, x प्लस 3। सपोज अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन होता तो यहाँ पे अगर -3 इंटरसेप्ट कर रहा है, c की वैल्यू -3, इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट है, एंगल अभी भी 45, तो वैल्यू क्या होती है? इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 1 टेन 45, m की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे वैल्यू क्या है? -3। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती? y इक्वल टू एक्स -3। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो कहीं पे भी। अगर ये वैल्यू सपोज निगेटिव इंटरसेप्ट, मान लो कि एंगल हो सकता है कि 135 हो, जरूरी थोड़ी नहीं पॉजिटिव एंगल हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है भाई, ज़्यादा भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो भी आसान है भाई। यहाँ पे समझें ऐसे, अगर ऐसे होता कर्व, ऐसे होता सपोज ये उल्टा कर्व, तो ये एंगल कितना बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सपोज 135 डिग्री। अब इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? ये y है, ये x है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखी जा सकती है? सर मैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखूंगा y इक्वल टू, सर m की वैल्यू m इक्वल टू टेन ऑफ 135 की वैल्यू क्या लिखोगे? टेन ऑफ 90 प्लस 90, सॉरी 90 प्लस 45, तो टेन का बेटे कॉट हो जाता है, कॉट ऑफ 45। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू कितना? -1 आ जाता है। m की वैल्यू क्या हो जाती? -1। तो इक्वेशन क्या हो जाती? -1 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे क्या हो जाता है? 0। तो y इक्वल टू किसका ग्राफ है? -x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू -x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो
ये सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला समझते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे अगर एक इक्वेशन ऐसे है y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला भाई। सर ये y है, ये x है, यहाँ पे सिमेट्री अबाउट, सपोज इट इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो y इक्वल टू 4ay स्क्वायर, बेसिकली यहाँ पे y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। बढ़िया है सर। जहाँ पे अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे सपोज ऐसे करता, इसका इक्वेशन बताओ, तो यहाँ पे किसके अबाउट सिमेट्री है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो ये x इक्वल टू 4ay स्क्वायर होता, ऐसे होता। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो सर अब हम इसको काइनेमेटिक्स में कैसे हम यूज कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। जैसे आपको पता है कि मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है v, आपके पास सपोज एक ग्राफ दिया है। क्या दिया है, ग्राफ। सपोज t है, टाइम का है, ये x है, पोजीशन है, xt ग्राफ है। कौन सा सर, xt ग्राफ। अगर मान लीजिए कि xt की वैल्यू अगर ऐसे दिया है, x इज इक्वल टू एक्स नॉड, एक्स टी इक्वल टू यहाँ पे एक्स नॉड है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट टी इक्वल टू 0। ध्यान से समझेंगे, एट टी इक्वल टू 0 इसका पोजीशन कितना है, एक्स नॉड, और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऐसे बात करें कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0, ये तो समझ में आ रही है। अब बेसिकली एक्स टी ग्राफ में v बराबर क्या पढ़ा है, dx बाई dt, dx बाई dt। तो ये जो पार्टिकल है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर इस तरीके से आपके पास है, सो दिस बॉडी इज ऐसे, या तो इसको ऐसे कर दें सर, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है सर, बॉडी की क्या है पोजीशन, फिक्स है एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। अब बात ये आती है, मान लीजिए कि ग्राफ आपके पास ऐसे होता, ऐसे ग्राफ होता। अगर ग्राफ ऐसे होता फिर क्या करते, ये x है, ये टाइम है, ये टाइम का ग्राफ है, ये पोजीशन है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। मतलब ग्राफ की हेल्प से हम सारी चीज़ें एनालाइज करना सीखेंगे। तो अगर यहाँ पे थीटा बेसिकली y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, ये बेसिकली क्या है, थीटा बराबर क्या लिखते हो सर, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं ना, टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y के न रख करके पोजीशन है तो मैंने लिखा डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब ये टेन थीटा विल गिव्स यू वेलोसिटी, मतलब स्लोप दे रहा है, स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी। अब ये स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है तो इसका क्या चीज़ कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। मतलब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छी बात है सर, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लें कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे है कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्लोप है, इस तरीके से स्लोप है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, दिस इज टाइम ग्राफ एंड दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ग्राफ। तो अब ये स्लोप क्या बताएगा, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी,
वी हैव टू ऑब्जर्व आइदर स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम क्या देखेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि सर स्लोप देखेंगे, हम मुझे पता है कि ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में आपको ये देखना पड़ेगा कि स्लोप इसका क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तभी तो हम स्लोप की वजह से वेलोसिटी बता सकते हैं। तो एक बात बताएं कि स्लोप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? टेंजेंट। तो यहाँ पे स्लोप अगर है, या इस P पॉइंट पे हमने P, Q, R और S, वी हैव सिलेक्टेड 4 पॉइंट्स एंड वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट। साहब एक टेंजेंट बढ़िया से प्यारा से, सर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज थीटा P, दिस इज थीटा P। यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया सर, दिस इज थीटा Q, this is theta Q, and this is also theta R, and this one is also theta B। अगर फ्रॉम मोशन यहाँ से ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मोशन को ऑब्जर्व करें, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर थीटा इज इंक्रीजिंग। मतलब एक बात बोल सकते हो, थीटा P is lesser than theta Q is lesser than theta R and theta B। सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ है? पॉइंट B पे। इसका मतलब, और थीटा क्या होता है? वेलोसिटी होती है, मतलब A से लेके B तक थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर थीटा इंक्रीज होगा, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो फ्रॉम पॉइंट A टू B, from point A to B, theta is increasing, theta is increasing। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये तो एक केस हो गया। अब सर ये जरूरी तो नहीं ऐसा ही होगा। अगर मान लें एक और ग्राफ दिया है पोजीशन टाइम का ही, तो आपने ये सीखा कि सर थीटा जो है, अगर स्लोप इस तरीके से होगा तो थीटा क्या होगा? मतलब वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो स्लोप हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फिर क्या करोगे? ये भी टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है, पोजीशन वर्सेस टाइम, मतलब x वर्सेस t, x वर्सेस t। अब यहाँ पे क्या करेंगे? A body is moving from A to B, A to B. We have to analyze either theta is increasing or decreasing or theta is constant। कैसे देखेंगे? स्लोप ड्रॉ करेंगे। सबसे अच्छा स्लोप हमारे पास जो हथियार है आज, वो स्लोप है। क्या है? स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप देखो, इस पॉइंट पे एक पॉइंट हमने P लेट किया, एक Q लेट किया, एक R लेट किया, एक B लेट किया। तो P पॉइंट का स्लोप खींच लिया, P पॉइंट क्या खींच लिया? एक स्लोप खींच लिया। ऐसे Q पॉइंट का एक स्लोप खींच लिया, ऐसे R पॉइंट का एक स्लोप खींच लिया, इस पॉइंट पे R पॉइंट पे खींच लिया, और ऐसे एक पॉइंट B पे खींच लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा, दिस इज सपोज थीटा P, Q पॉइंट पे थीटा Q एंड R पॉइंट पे थीटा R, B पॉइंट पे स्लोप सर ऐसे जीरो स्लोप पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब थीटा P ज़्यादा है थीटा Q से, थीटा Q से ज़्यादा है, और थीटा R सबसे कम जो है क्या है? थीटा B है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा इज डिक्रीजिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले कर्व में थीटा डिक्रीज कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर थीटा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? dx बाई डी टी जो वेलोसिटी है, डेट इज आपने जो पढ़ा है dx बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। अगर ये वैल्यू क्या हो रही, थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर ये थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग।
अब ऐसा भी हो सकता है कि चलिए ये पोजीशन टाइम हो गया, क्या हो गया, पोजीशन टाइम। ग्राफ ऐसे भी तो बन सकते हैं ना सर, अगर पोजीशन टाइम में ही बात करें तो ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। ग्राफ ऐसे भी तो बन सकते हैं ना कि इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, दोनों केस हो जाए। तो दोनों केस में थीटा एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप ध्यान से देखो ए बी सी, तो अगर आप डिफरेंट पॉइंट सिलेक्ट करके आप थीटा बस एनालाइज करें, क्योंकि एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, दिस विल गिव्स यू वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। बढ़िया, सब ठीक है सर, मज़ा आ रहा है आज। इसका मतलब क्या है कि सर थीटा की यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, फिर कम है, ये फिर और कम है, फिर फाइनली थीटा 0 हो गया। इसका मतलब थीटा इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, थीटा इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, लेकिन एट बी पे थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि सर dx बाई dt क्या हो गया है, 0। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अगर वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, अब क्या हो रहा है, एक सेकंड के लिए वेलोसिटी, एक छोटे से टाइम के लिए वेलोसिटी, किसी समय के लिए वेलोसिटी 0। अब कल्टी मारेगा, क्या मारेगा, कल्टी। कल्टी कैसे मारेगा, कल्टी कैसे मारेगा भाई। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स ये भी सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा 0, फिर यहाँ पे इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग, ये पहले कम था, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, फिर क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सब ठीक है भाई। वेलोसिटी डिक्रीज हो करके, पहले वेलोसिटी डिक्रीज हुई ए से बी, और छोटे से समय के लिए बी पे 0 हो गई, फिर इसने कल्टी मार दी, उल्टा आ गया भाई नीचे की तरफ, अब वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा है भाई, एक पार्टिकल है, फेंको ऊपर, तो आप देखोगे पहले ज़्यादा वेलोसिटी थी, फिर ऊपर जाने पे वेलोसिटी एक सेकंड के लिए 0 होगी, बहुत कम समय के लिए 0 होगी, फिर कल्टी मार देगा, पार्टिकल किधर मार देगा, कल्टी। मतलब अब क्या होगी, अब ऊपर से नीचे क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो दिस ग्राफ इज अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ है। बढ़िया है सर। तो अब बात करते हैं, पोजीशन टाइम है, ये कौन सा है सर, पोजीशन टाइम। मतलब स्लोप की हेल्प से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो, स्लोप की हेल्प से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। एक बच्चे ने बोला कि सर आपने पोजीशन टाइम बताया, हम तो वेलोसिटी टाइम पढ़ेंगे। तो हेडिंग दूसरा लिख लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें भी सब चीज़ें सीखेंगे ऐसे ही। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप बेसिक जो चीज़ें बेसिक है उसी पे ही पकड़ के रखें, क्योंकि बेसिक से ही हर चीज़ें बनती हैं। बढ़िया है सर। ये आपने बताया कि टाइम एक्सिस टी, दिस इज वाई एक्सिस, वाई में क्या दिया है, वेलोसिटी सर, वेलोसिटी। अब बेसिकली कर क्या रहे हो, अगर मान लो कि एक वेलोसिटी ऐसे एक ग्राफ दिया है v इक्वल टू वी नॉट, इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड एक ही सर, वेलोसिटी एक ही है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बढ़िया है सर। टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मस्त एकदम चलता जा रहा है। अब बात यह है कि सर ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया, बढ़िया है।
अब ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, अब पार्टिकल ए से बी तक ग्राफ बना दिया, अब इसका मतलब क्या समझोगे? तो सर कुछ नहीं, ए से बी जा रहा है, मतलब देखो थीटा क्या है कि सर थीटा की जो वैल्यू है वो ए से बी तक कांस्टेंट दिया है सर, मस्त तरीके से स्लोप एक ही है भाई। अब ये अगर वेलोसिटी है, वीटी ग्राफ है, तो सर हमें पता है कि ए बराबर डी वी ओवर डी टी। टेन थीटा अगर डी वाई बाई डी एक्स होता है भाई, टेन थीटा क्या लिखते हो, टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो सर यहाँ वाई एक्स नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास बढ़िया वेलोसिटी टाइम है सर, तो मैं तो वी टी लिखूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई लिख लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर स्लोप कांस्टेंट है, थीटा इज कांस्टेंट, इसका मतलब अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई फिक्र नहीं, आराम से थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती जा रही है। बढ़िया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब जरूरी थोड़ी ना है ऐसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। मान लो साहब जी ऐसे हो गया, ऐसे, अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पे ए पॉइंट है सपोज, ये आपके पास पॉइंट बी है, तो आपको दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है। डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है कर्व के साथ, वो कैसा बन रहा है भाई कि सर थीटा ए तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर थीटा पी मान लें, यहाँ पे क्यू मान लें, आर मान लें, ठीक। यहाँ पे आपके पास थीटा पी जो है उससे छोटा, फिर थीटा क्यू उससे भी छोटा, फिर भाई फिर थीटा आर सबसे छोटा थीटा बी है सर। इसका मतलब क्या है, थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर एक बॉडी अगर ग्राफ ऐसे दिया है, मतलब फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग। अगर थीटा डिक्रीज करा मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन मतलब कम हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन, अ बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, अगर एक्सेलेरेशन कम हो रहा है मतलब इसका मतलब क्या है, पहले एक्सेलेरेट थी ज़्यादा से, अब क्या हो गया, कम एक्सेलेरेशन उसका धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन। क्या मतलब होता है, बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन, लिख लें, अ बॉडी इज अंडर, अ बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन, अ बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन। बढ़िया सर। अब जरूरी थोड़ी ना है ऐसा भी हो, बॉडी एक्सलेट भी तो हो सकती भाई, बॉडी एक्सलेट भी तो हो सकती है, वो भी कर लो, उसमें कुछ नहीं करना है, आराम से मस्त तरीके से वीटी ग्राफ हो जाएगा। तो आपके पास बॉडी इज अंडर एक्सेलरेशन, अब तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो अब क्या रहे, थीटा की वैल्यू क्या देखें, थीटा 0, थीटा बहुत कम, थीटा थोड़ा बढ़ा, थीटा यहाँ बढ़ा, थीटा यहाँ सबसे ज़्यादा ए से बी तक। अगर ये वीटी ग्राफ है, कौन सा वीटी ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही भाई। ए से लेके यहाँ पे पॉइंट मान ले, पी क्यू आर एस, इसका मतलब क्या है, थीटा पी, थीटा क्यू, थीटा आर, थीटा एस, यहाँ पे बी ले लो भाई, ऐसा तो कुछ नहीं, थीटा बी ले लो। इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम ए टू बी, थीटा इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स वीटी ग्राफ है।
एंड स्लोप विल गिव्स यू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब बॉडी इज अंडर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बॉडी इज अंडर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बढ़िया है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब बात है कि सब ठीक है, अब स्लोप ऐसे भी तो हो सकता ना भाई, स्लोप का जरूरी ऐसे भी तो स्लोप हो सकता है। आपने क्वेश्चन पूछा सर ऐसे स्लोप हो जाए फिर क्या करेंगे, स्लोप इज नेगेटिव, फिर क्या करोगे भाई? पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन वी, ये वी टी टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक कर्व ऐसे दे दिया, अब क्या करोगे? ए पॉइंट पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, रिटार्ड हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट, मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू वो कांस्टेंट दिया, थीटा इज कांस्टेंट फ्रॉम ए टू बी, लेकिन इट मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन। क्या बोलेंगे? अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बल्कि रिटार्डेशन, थीटा इज नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव का मतलब क्या है कि सर ए बराबर डी वी बाई डी टी। अगर यही नेगेटिव है स्लोप, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? अ बॉडी इज अंडर गोइंग टू रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। कौन सा? कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू एंड इट मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन, एक्स की तरफ मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे भी जिस भी टाइम पे जीरो हो तो इट क्रॉसेस द ओरिजिन, ठीक। तो ये तो कहानी रही कि बॉडी इज अंडर कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब बात करते हैं सर, एक्स टी ग्राफ हो गया, वी टी ग्राफ हो गया, अब ए टी ग्राफ। कौन सा? ए टी, थर्ड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सर ऐसा तो कुछ हमने फार्मूले में ही भी नहीं पढ़ा है सर, इसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? जर्क। देखते हैं, ये टाइम है बेटे, दिस टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। बढ़िया। अगर एक मान लें कि ठीक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो सर ये तो समझ में आता है, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सर समझ में आता है ये। अब बात ये है कि अगर ऐसे हो जाए फिर क्या होगा? अब इसका स्लोप भाई हमें तो ऐसा कोई स्लोप बताया नहीं गया सर, आपने ए बराबर डी वी ओवर डी टी बताया था, तो ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब क्या है आपके पास? डी ए ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? जे यू आर के, देख लेंगे। तो ये इसको बोलते हैं क्या? जर्क, झटका, हिंदी में बोलते हैं झटका, झटका बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा है, अभी ये कांस्टेंट झटका लग रहा है, झटके की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है सर, झटके की वैल्यू कांस्टेंट है। अब झटका का रेट ऑफ इंक्रीजिंग झटका ज़्यादा भी हो सकता है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग झटका कम भी हो सकता है। तो झटके के अलग अलग पैराडाइम्स हैं। ये झटका कांस्टेंट लग रहा है ब्लू वन, ये अपवर्ड जो ऐसे पैराबोला बना है, झटका बढ़ता ही जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? झटका डिक्रीज हो रहा है। अब ठीक है सर, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस और एक जगह आती है, बेसिकली एरिया अंडर कर्व में पूछा जाता है। आपको डिफरेंट ग्राफ्स बना के दे दिया जाएगा और बताएगा कि एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। बढ़िया से सभी बच्चे देखो ध्यान से। हाँ सर, v बराबर डी एक्स बाई डी टी, इसका मतलब डी एक्स बराबर वी डी टी। अगर इंटीग्रेट कर दें फ्राम x1 टू x2, फ्राम t1 टू t2, अब vt ग्राफ का जो, अगर मान लो vt ग्राफ है, कौन सा सर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। भाई साहब
इधर एरिया अंडर कर्व, आपके पास क्या है, एरिया अंडर कर्व वीटी कर्व, क्या एरिया अंडर कर्व। ये है क्या चीज़, अगर मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एरिया अंडर कर्व, मान लो ये ग्राफ दिया है, तो इसका जो एरिया वीटी कर्व का जो एरिया देगा, दिस विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ से इंटीग्रेट क्या करोगे, x2 माइनस x1 बराबर वैल्यू क्या मिलेगी, v इंटू T2 माइनस T1 सर। तो इसका मतलब v तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिस इज T2, दिस इज T1, तो T2 माइनस T1 इंटू वी क्या देगा, एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब दिस विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये बात कंफर्म है, हम ऐसे भी खेलेंगे, खेलने का ये भी तरीका फिजिक्स में, तो खेलने में कमी नहीं भाई। अपन वीटी कर्व का वीटी वेलोसिटी टाइम एक्सिस पे एरिया जो भी कर्व होगा उसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व इन टाइम एक्सिस क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया सर, और कुछ बताएं भाई। अब ऐसे भी हो सकता है कि ज़रूरी थोड़ी नहीं है भाई कि हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, कुछ कर्व भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है सर। ऐसे ये हो गया, ये वीटी कर्व हो गया। अब क्या होगा, ये क्या देगा, ये लाइन क्या देगी, एरिया, ये जो एरिया देगा वो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट सर। बढ़िया, तो मतलब ये कंफर्म है वीटी कर्व में जो भी स्लोप, जो भी आपके पास कर्व बनेगा उसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। सर ये भी बढ़िया आपने एक पॉइंट बताया, और भी चीज़ें सीखते हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखते ही चलेंगे। हाँ सर, ये A बराबर डी वी ओवर डी टी, ए इक्वल टू डी वी ओवर डी टी सर। बढ़िया, इसका मतलब वी टी कर्व कौन सा, वेलोसिटी टाइम कर्व। ये है आपके पास वेलोसिटी टाइम, दिस इज वेलोसिटी टाइम। अब इसका अब यहाँ पे A इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। बढ़िया सर, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, A इंटू डी टी बराबर डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लें, ए टी कर्व है, क्या है, ए टी कर्व। इसका मतलब ए टी कर्व में ये एरिया है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस पे सर, डेल्टा टी एक्स एक्सिस पे। अब ये क्या देगा आपके पास, v देगा, दिस इज v1 टू v2, t1 टू t2। आपके पास क्या आएगा, a इंटू T2 माइनस T1 बराबर v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या दे रहा है कि AT कर्व में जो एरिया अंडर कर्व होगा, सपोज एरिया अंडर कर्व ये है फ्रॉम A टू B, तो ये जो एरिया अंडर कर्व ये वाला एरिया होगा, दिस विल गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी चेंज। दिस विल गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। बढ़िया है। अब सर वेलोसिटी याद रखना, VT कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, AT कर्व का एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी देता है। अब आप ये भी पूछ सकते थे झटका वर्सेस टाइम क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, जाहिर सी बात है देगा। अब इस पे कई क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप जेई में ग्राफ बेस्ड पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर जब आप ले आएंगे तो पूरा उसमें पूरा ग्राफ का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं नीट में भी और जेई में भी, वो सारे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ग्राफ आज आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, जो चीज़ें बताई गई वो समझ में आई कि नहीं आई। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब, जो बच्चे अभी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उनको जेई और नीट का पूरा कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई पैसा नहीं देना है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।